बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग का समय आ चुका है। 6 नवंबर को राज्य की 121 सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालेंगे। इस बार चुनावी मैदान जो है वो काफी दिलचस्प है। एक ओर एनडीए अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। इन दोनों के बीच जनसुराज जैसे नए राजनीतिक प्रयोगों ने मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। हर चुनाव की तरह इस बार भी ये सवाल सबसे अहम है कि लहर किसके पक्ष में बन रही है। हालांकि परिणाम आने से पहले इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मतदान के दिन ये तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाती है। बूथ पर जुटती भीड़, पार्टियों के टेंट में मौजूद समर्थक और नारेबाजी से अक्सर ये आभास मिल जाता है कि जनता का रुझान किस दिशा में है। कल का मतदान बिहार की राजनीतिक दिशा को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। पिछले कुछ साल में ये देखा गया है कि बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण से दूरी बनाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में पार्टी ने हिंदू कार्ड नहीं खेला है, लेकिन बिहार की राजनीति अलग मिजाज रखती है। यहाँ बीजेपी ने कई मौकों पर हिंदुत्व को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है, चाहे घुसपैठियों को लेकर के बयानबाजी हो या फिर माता सीता के मंदिर की बात। इस बार भी तेजस्वी यादव के वक्फ बोर्ड संशोधन को रद्द करने का मुद्दा उठा करके पार्टी ने हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक लगभग 40% हिंदू मतदाता धार्मिक मुद्दों से प्रभावित होते हैं, विशेषकर भूमिहार और राजपूत जैसी ऊपरी जातियों में। हालांकि ये ध्रुवीकरण पूरे राज्य में समान असर नहीं डाल पा रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का विकास और सुशासन वाला नैरेटिव अब भी असरदार दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि 2025 के चुनाव में सुशासन का जो मुद्दा है जातिगत समीकरणों से ऊपर जाकर के 60% हिंदू वोटों को विभाजित कर रहा है। फिर भी सीमांचल क्षेत्र यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण स्पष्ट रूप से नजर आता है, जहां बीजेपी के उभार के साथ ही विपक्षी दल मुस्लिम मतों को एकजुट करने में सफल रहे हैं। वहीं साल 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल की राजनीति में धमाकेदार एंट्री की थी और 5 सीटें जीत करके गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इस बार ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए फिर से उसी आधार को मजबूत करने की कोशिश की है। पार्टी 10-15 सीटों पर मैदान में है और आरजेडी के पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को 20% तक कमजोर करने की क्षमता रखती है। आंकड़ों के अनुसार 1990 से लेकर के अब तक मुस्लिम वोट, जो कि लगभग 17% है, आरजेडी का मजबूत आधार रहा है। लेकिन 2015 से 2020 के बीच ओवैसी ने इन मतों में से करीब 5 से 7% अपने पक्ष में खींच लिया। वहीं सोशल मीडिया पर #ओवैसी फैक्टर बिहार ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स उन्हें बीजेपी का एजेंट तक बता रहे हैं, क्योंकि उनका वोट काटना अंततः एनडीए के हित में जाता है। तेजस्वी यादव ने ओवैसी को उग्रवादी कहा, जिसके जवाब में ओवैसी ने अपनी धार्मिक पहचान पर गर्व जताया। हालांकि किशनगंज और अररिया जैसे इलाकों में ओवैसी का प्रभाव इस बार घटता दिख रहा है, क्योंकि स्थानीय मतदाता अब शांति और विकास की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले चरण में 36 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उनका जो प्रभाव है वो सीमित रह सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब भी एक प्रमुख चेहरा हैं। 3 दशक से अधिक समय से सत्ता के केंद्र में रह करके उन्होंने सुशासन बाबू की पहचान बनाई है। साल 2025 में भी उनकी यही छवि चुनावी पूंजी है। 20 साल की सरकार के बाद भी महिलाएं, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 50% हैं और लाभार्थी वर्ग में उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। उनकी योजनाएं, पैसे, हर घर में बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी ने उन्हें एक स्थायी वोट बैंक दिया है। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश की पकड़ धीरे धीरे करके अब कमजोर हो रही है। स्वास्थ्य को लेकर के फैली अफवाहें और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं उनके खिलाफ जा सकती हैं। फिर भी ECB बहुल्य इलाकों में उनकी लोकप्रियता अब भी कायम दिखती है। साल 2020 में जेडीयू से अलग होकर के चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान ने नीतीश को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन 2025 में वो एनडीए के हिस्से के रूप में 29 सीटों पर
ताल ठोक रहे हैं। दलित वोट जो कि 16% है, उनको साधने में चिराग की पार्टी अहम भूमिका निभा सकती है। एनडीए को उम्मीद है कि चिराग की लोकप्रियता इस बार भी परिणामों को प्रभावित करेगी। हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या उनके समर्थक एनडीए के दूसरे उम्मीदवारों को भी वोट ट्रांसफर करेंगे या नहीं। ये तय करेगा कि चिराग का मॉडर्न पासवान फैक्टर कितनी दूर तक असर डालेगा। इसके अलावा बिहार में इस बार एंटी इनकम्बेंसी आधी अधूरी है। लालू यादव के जंगल राज की यादें लोगों को आज भी आती हैं, उनके जहन में हैं। वहीं कुछ लोग नीतीश कुमार के शासन से भी संतुष्ट नहीं है, पर बदलाव चाहते हैं। कुल मिलाकर के जनता का मूड मिश्रित है, न पूरी तरह नाराज न पूरी तरह मुग्ध। नीतीश कुमार की रैलियों में भीड़ पहले जैसी है और जेडीयू उम्मीदवार मजबूत मुकाबला दे रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अभी भी नीतीश फैक्टर जिंदा है और इस पर ही एनडीए का भविष्य टिका हुआ है। कल जब वोटिंग होगी तो बूथों की भीड़ और जनता का जोश इस सवाल का जवाब देगा, क्या नीतीश का जादू बरकरार है या इस बार बिहार में नई लहर उठेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।